हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं अपने नए वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत कर रहा हूँ और हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर मैं आगे वीडियो लेक्चर्स बनाने वाला हूँ वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और हमें पता है कि ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या वो गेट एग्ज़ाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के साथ जो भी यूज़ होने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, उसका इंट्रोडक्शन। तो हम टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस सब्जेक्ट आर द बेसिक नॉलेज ऑफ सेट थ्योरी एंड ऑपरेशन। सेट थ्योरी और उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, सेट सेट क्या होता है, उसमें हम किस तरह के ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है। इस तरह के ऑपरेशंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सब्जेक्ट जो है जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। Then, what is theory of computation? So, the definition of theory of computation says the theory of computation is the branch of computer science that deals with how efficiently problems can be solved in a model computation using algorithms. यानी कि theory of computation जो है वो एक्चुअल में इस definition के accordingly अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो निकालते ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं एल्गोरिदम्स के थ्रू, वो एफिशिएंटली यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो एफिशिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए। नाउ अब वो कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूज़ होने वाला है? तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है उन जहाँ पर जिन मेजर एरियाज़ में यूज़ होता है वो हैं ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, दूसरा है आपका कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो ये 3 मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को ज़्यादातर स्टडी किया जाता है। तो एक-एक करके हम इन तीनों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आगे आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटा थ्योरी और फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? तो ऑटोमेटा थ्योरी इन फॉर्मल लैंग्वेज एज द डेफिनेशन सेज ऑटोमेटा थ्योरी इज नथिंग बट इट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का अगर हम मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करते हैं तो वो कहलाता है आपका ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा जो वर्ड है वो जो है ऑटोमेशन से आया है, जिससे एक और वर्ड मिला है जो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक। ओके, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जहाँ पर हम कुछ इनपुट में दें और वो अपने आप उसको ऑपरेशन परफॉर्म करे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में रिजल्ट जनरेट करके दे। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो यहाँ पर जो ऑटोमेटा है ये भी उसी डेफिनेशन से रेलेवेंट है कि यहाँ हम जो ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स की बात करेंगे जो कि किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। हम एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे फैन की वर्किंग को ओके फैन की वर्किंग को अगर मुझे एक मॉडल के थ्रू, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर समझाना हो तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ओके फाइन। सो नेक्स्ट द मॉडल इज, वी नो दैट एक फैन जो होता है उसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक होता है ऑफ, दूसरी ऑन स्टेट। ओके, फैन या तो बंद होगा या ऑन स्टेट में होगा, चालू होगा। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि फैन जो है वो इनिशियली ऑफ स्टेट में, यानी कि फैन बंद है, तो जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ तो फैन जो है वो अपनी ऑफ स्टेट से ट्रांजिट होकर यानी कि परिवर्तित होकर कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ऑन स्टेट में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन। जब मैंने उसको आई मतलब यहाँ मैंने करंट पास किया, यानी कि मैंने एक इनपुट दिया है ऑफ स्टेट में और उस स्टेट से वो ट्रांजिट होके ऑन स्टेट में आ गया है। इसी तरह से अगर फैन ऑन है और अगर मुझे उसे ऑफ स्टेट में लेकर जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पावर कट ऑफ कर देना होगा। पावर कट ऑफ करूंगा, करंट की सप्लाई बंद कर दूंगा तो वो फैन जो है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो है ये ट्रांजिशन कहलाता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो वो कहला रहा है ट्रांजिशन। और वो ट्रांजिशन किस इनपुट, किस वजह से आपने क्या वैल्यू दी है जिसकी वजह से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है, वो हम इस ट्रांजिशन, ये जो एरो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल वर्किंग ऑफ फैन हम कह सकते हैं, उसका एक मॉडल है। बस ऐसे ही मॉडल्स को हम स्टडी करते हैं ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर। ओके, ये आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे।
और कहाँ हमारी फील्ड में किस तरह से यूज होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मल लैंग्वेज। अगर हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करें फॉर्मल लैंग्वेज की, तो फॉर्मल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि किसी ऑटोमेटा मशीन के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रही है। ओके, तो यहाँ अगर हम इस मॉडल की बात करें, तो इस मॉडल में जो स्ट्रिंग्स, इन स्ट्रिंग्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कि हम अल्फाबेट से मिलाकर बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम वर्ड्स यूज करते हैं, यहाँ भी आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मॉडल है, डिजाइन है, रिप्रेजेंट है, कलेक्शन है, स्ट्रिंग्स है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट 26 अल्फाबेट से मिलकर बने हैं। तो ये सब क्या है हमारे लिए? स्ट्रिंग्स हैं। अब इन्हीं स्ट्रिंग्स का जब मैं कलेक्शन बनाता हूँ, वो कलेक्शन कहलाता है फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, हम डिटेल में आगे इसको और देखेंगे, बट फिलहाल हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसलिए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। बट द कंडीशन इज कि वो जो स्ट्रिंग्स का हमने सेट बनाया, फॉर्मल लैंग्वेज बनाई है, वो किसी ना किसी ऑटोमेटा या मशीन के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रही है, रीड हो रही है। तो यहाँ अगर हम देखें इस अपने मॉडल के अंदर, तो यहाँ हम जो है दो स्ट्रिंग्स को रीड कर रहे हैं। एक है हमारी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जब हम जा रहे हैं, तो हम जो है एक इनपुट अल्फाबेट दे रहे हैं, जो कि आई यानी कि एक सिंबॉलिक नोटेशन है करंट के लिए। उसी तरह से ये ओ जो है वो एक सिंबॉलिक नोटेशन है जब हम करंट या पावर ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें जो दो स्ट्रिंग्स बन रही हैं, वो स्ट्रिंग्स बन रही हैं आई ओ, जो कि दो अल्फाबेट से मिलकर बन रही हैं, आई और ओ से ही। तो यहाँ जो लैंग्वेज हमारी बन रही है एल1, वो उस लैंग्वेज के सेट में जो दो स्ट्रिंग्स आएंगी वो आएगी आई और ओ। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम देखें, तो हमारी फील्ड से रिलेटेड ये जो ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मॉडल्स हैं, वो कहाँ यूज होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं किसी भी एडिटर पर, तो उस प्रोग्राम को हम हमारी समझने वाली लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, हम उस लैंग्वेज में टाइप करते हैं। चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में। ओके, अब उस प्रोग्राम को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उस प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है एक सोर्स कोड से मशीन कोड में बदलने की, इस पूरी प्रोसेस को हम कंपाइलेशन बोलते हैं। यानी कि हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, जहाँ से हमारा प्रोग्राम होकर गुजरता है। तो जिसमें सबसे पहला फेज होता है कि जो प्रोग्राम हमने टाइप किया है, उसमें जो हमने वर्ड्स लिखे हैं या वर्ड्स टाइप किए हैं, उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है कि ये वर्ड्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लिखे गए हैं या नहीं। जैसे कि हम कई बार हम अपनी लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इफ है, इंट है, फॉर है, फ्लोट है ना, वाइल है, डू वाइल है। इस तरह के जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, ये सारे कीवर्ड्स की जो है स्पेसिफिक स्ट्रिंग है। जैसे इंट को हम आई एन टी स्मॉल में ही लिखेंगे, फॉर को हम स्मॉल एफ ओ आर ही लिखेंगे, फ्लोट को हम एफ एल ओ ए टी स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। ये स्पेसिफिकली जो है ये बताया गया है। ये जब हम, अगर हम जैसे मान लीजिए इंट है, अगर हम इंट को स्मॉल ना लिखकर कैपिटल लिखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा कि ये जो है आपने इंट कीवर्ड जो है सही नहीं लिखा है। वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है उसको, हम अगर मैथमेटिकली मॉडल के थ्रू स्टडी करना चाहें, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हम डिफरेंट स्टेट से हमारी स्ट्रिंग को पास करते हैं। जैसे इफ जो है एक स्ट्रिंग है, अगर इफ को हम पास करते हैं, तो इफ जो है स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेट से, और इनिशियल स्टेट के बाद जब हम इनपुट आई देते हैं, तो हम अगली स्टेट में आते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम नया इनपुट अल्फ़ाबेट देते हैं एफ। अगर इसी सीक्वेंस में हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स आए हैं, तो हम फाइनल स्टेट पर पहुंचते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग सही है। अगर इसमें से एक भी लेटर गलत हुआ, तो वो स्ट्रिंग गलत मानी जाएगी, और इसी तरह से कंपाइलर जो है आपका एरर जनरेट करता है। हालांकि ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू कंपाइलर के बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें इंट की, तो इंट जो है वो कुछ इस तरह से पास होता है, आई फॉलोड बाय एन फॉलोड बाय टी। इसी सीक्वेंस में जो है लेटर्स आने चाहिए, और वो लेटर्स स्मॉल आई एल टी ही होने चाहिए। अगर हम इनको कंबाइन करके डिजाइन करना चाहते हैं, तो जो मॉडल डिजाइन होगा दैट इज आई, अगर एफ है तो आई एफ के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होगा, और अगर वो आई फॉलोड बाय एन फॉलोड बाय टी है, तो वो इंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होगा। ऐसे ही फॉर और फ्लोट की अगर हम बात करें, तो फॉर एफ ओ आर, देन फ्लोट एफ एल ओ ए टी। इस तरह से ये लेटर्स रिकॉग्नाइज होंगे। और अगर हम कंबाइंडली इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो जो कंबाइंड मॉडल बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा।
ओके। सो ये जो है ये आपका मॉडल्स हैं जो कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो ये बता रहा है कि किस तरह से जो है कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान, और इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बैकग्राउंड में कि जब एफ आएगा, एफ के बाद ओ आना चाहिए, उसके बाद आर आना चाहिए, अगर ऐसा इसी सीक्वेंस में लेटर्स आए हैं तो वो एक वैलिड कीवर्ड है, अदरवाइज एक इनवैलिड कीवर्ड है। हाँ, द लैंग्वेज फॉर दीज कीवर्ड्स, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रिंग्स क्या क्या रही हैं हमारी, एफ, इंट, फॉर और फ्लोट, ऐसे ही जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सभी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जितने जितने कीवर्ड्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारे के सारे हमारी लैंग्वेज में आगे ऐड होते जाएंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रेलेवेंट टू दी ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा ये जो आप देख रहे हैं सामने, दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटास, और इन ऑटोमेटास के थ्रू जिन स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज किया, जिन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है अल्फाबेट से, वो कहलाते हैं, उनका कलेक्शन कहलाता है फॉर्मल लैंग्वेज। नाउ कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था कि भाई जो ऑटोमेटा थ्योरी है फॉर्मल लैंग्वेज है, इसी तरह से एक और एरिया है जहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एक्चुअल में है क्या? एज इट नेम implies computational capabilities and limitations of computers and also study of computational models and algorithms। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी जो है वो एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर हम किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की कैपेबिलिटीज और उसके लिमिटेशंस को वेरीफाई करते हैं, कि यानी कि कोई भी हमने एक प्रॉब्लम लिया, उस प्रॉब्लम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक सॉल्यूशन डिजाइन किया है। अब उस सॉल्यूशन का कंप्यूटर के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसकी कैपेबिलिटीज क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, वहाँ जब हम उनको स्टडी करने की बात करते हैं और वो जो कंप्यूटेशनल मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं, जिसको कि हम किसी एल्गोरिदम के फॉर्म में, स्टेप्स के फॉर्म में जो है हम बाद में इम्प्लीमेंट भी करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वो जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जिसका हमने सॉल्यूशन निकाला है, उसकी लिमिटेशंस और उसकी कैपेबिलिटीज़, वो किस हद तक जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और वो क्या चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि आज से अगर हम 60-70 साल बैक चले जाएँ या और पीछे चले जाएँ, तो उस केस में जो कंप्यूटेशनल जो मशीन्स थी, उनकी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं थी जो आज की डेट में जो मशीन्स आज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लैपटॉप, मोबाइल्स आज देख सकते हैं हम कि हमारे हाथ में ही जो है स्मार्टफ़ोन्स हैं, जो कि सभी तरह के कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। बट वहीं अगर हम आज से 50 दशक पीछे चले जाएँ, 50 इयर्स बैक चले जाएँ, तो कंप्यूटेशनल जो मशीन्स थी उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ थी वो इतनी नहीं थी, उनके लिमिटेशंस थे। एक मशीन जो है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकती थी। इसीलिए उस समय सर एलन ट्यूरिंग जो थे, आपने शायद नाम सुना हो इनका, नहीं सुना हो तो आप लोग देखिएगा एक बार। सर एलन ट्यूरिंग जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे या ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन की थी जिसका नाम था कोड ब्रेकिंग मशीन बॉम्ब। ओके, हाँ, ये जो मशीन थी ये उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जर्मन्स जो हैं एन्क्रिप्टेड मैसेज को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे, तो उन कोड्स को डिकोड करने के लिए यानी कि ब्रेक करने के लिए उनको उनका उसमें मैसेज जो है, उस मैसेज को पढ़ने के लिए अ, एक एक बहुत ही एफिशिएंट मशीन की ज़रूरत थी, जो कि इन कोड्स को बहुत जल्दी से जल्दी ब्रेक कर सके। ओके, क्योंकि बहुत सारे की कॉम्बिनेशंस होते थे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती थी मैसेज को डिकोड करने की। तो वो जो है वो मैनुअली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत जल्दी की बदल देते थे। तो ऐसी मशीन की ज़रूरत थी। ये वो मशीन का जो है पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इस तरह की मशीन उन्होंने डिज़ाइन की थी जिसको कोड ब्रेकिंग मशीन बोला गया था। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जो है जो एलाइज़ थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उनको पहले से पता चल जाता था कि जर्मन सब आगे किस तरह के जो है स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने वाले हैं। ओके, फाइन। नाउ इनके बारे में एक मूवी भी बनी है, आप चाहें तो हॉलीवुड मूवी का नाम द इमिटेशन गेम, उसमें बहुत डिटेल में इस मशीन के बारे में और उनकी जो है जीवनी हम कह सकते हैं, बायोग्राफ़ी उस पर पूरी एक उन्होंने पिक्चराइज़ेशन किया है, बहुत अच्छी मूवी है। आप चाहें तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और यही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था
इनको वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ही कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने उस समय कहा था कि नियर फ्यूचर में, उस समय इन्होंने ये बात कही थी कि एक ऐसी यूनिवर्सल मशीन बनाई जाएगी जो कि सभी तरह के कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को हम एक ही मशीन के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, और आज ये जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये एक तरह की यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इसीलिए इन मशीन्स को ट्यूरिंग मशीन बोला जाता है उनके नाम से। ओके, आज के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक तरह के यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हैं, जहाँ पर हम सभी तरह के प्रॉब्लम्स को एक ही मशीन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। Another mathematical model, which is that we are going to study in this subject, the Turing machine designing. ओके, ट्यूरिंग मशीन्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, स्ट्रिंग्स को वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो ट्यूरिंग मशीन फॉर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए बी, ट्यूरिंग मशीन जो है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, ये उसका डायग्राम है। ये कैसे बनता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है एक ट्यूरिंग मशीन जो कि किस तरह की स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, ए और बी अल्फ़ाबेट, यानी कि सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है ए और बी, उनसे मिलकर बनने वाली वो सभी स्ट्रिंग्स, जिसमें कि अगर हम पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, तो दोनों तरफ से ही स्ट्रिंग जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे डबल ए, अगर हम लेफ्ट से रीड करेंगे राइट से रीड करें तो वो डबल ए ही काउंट होगा। ऐसे ही डबल बी लेफ्ट से रीड करें या राइट से, वो डबल बी ही पढ़ा जाएगा। ट्रिपल ए बी ए, लेफ्ट से रीड करने पर ए बी है, राइट से रीड करने पर ए बी, इस तरह की स्ट्रिंग्स को बोला जाता है पैलिंड्रोम। इस तरह की स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करना था, जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये बनते कैसे हैं ये हम डिटेल में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, और इसको बोला जाता है ट्यूरिंग मशीन। ओके, देन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, द थर्ड एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या डिफाइन करती है? क्लासिफाइंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टीज, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशनल फील्ड के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक होती है पी क्लास प्रॉब्लम्स और एलबी क्लास प्रॉब्लम्स, और ये जो कैटेगराइजेशन होता है प्रॉब्लम्स का, वो अकॉर्डिंगली उनके डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पर होता है। और जब भी हम एल्गोरिदम्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एनालिसिस किस बेसिस पे होता है? वो होता है टाइम और स्पेस के, कि किस प्रॉब्लम में कितना कम समय लग रहा है, सॉल्यूशन में कितना कम समय लग रहा है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने में, और ये कितना कम स्पेस लग रहा है। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे के सारे जो है पी क्लास प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इनके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का जो टाइम आ रहा है वो कॉम्प्लेक्सिटी का वो आ रहा है पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे ही अगर नॉन पॉलिनोमियल टाइम आता है, एक्सपोनेंशियल टाइम आता है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम रखते हैं एनपी क्लास में, यानी कि नॉन पॉलिनोमियल टाइम, ये नॉन पॉलिनोमियल क्लास प्रॉब्लम्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम्स इन पी क्लास एंड एन पी क्लास, और ये उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ये हम ऑलरेडी जो है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम्स में पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ते हैं। हमें जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एल्गोरिदम्स की। ओके फाइन, तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो ये तीन मेजर एरियाज हैं जहाँ पर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जहाँ यूजफुल होता है, काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? तो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, देन कंपाइलर डिज़ाइन, जहाँ पर हम एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी, इसके बाद आता है एज एन आउटपुट जनरेटर इन सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सर्किट एनालिसिस और डिज़ाइन में भी इसका बहुत यूज़फुल जो है यूज़ है, जहाँ जहाँ हम जो है इसको एज एन आउटपुट जनरेटर सर्किट की एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस रिसर्च एरियाज़ में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, जैसे कि गेट, जो कि बहुत ही वेल नोन एग्जाम है, वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो अ, ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेवेंट टू दी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आप अगर चाहें तो जिन टेक्स्ट बुक्स को आप रेफ़र करना चाहते हैं, उनके कुछ उन वेल नोन बुक्स के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। ये आपके लाइब्रेरीज़ में भी ईज़िली अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी वेल नोन बुक्स हैं, जो कि सभी तरह की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कवर अप कर लेती हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी
मिल जाए, आप मिस ना करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।